मेरी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति राहुल में बहुत बदलाव महसूस किया। राहुल ज़्यादा अपनी भाभी सोनम की बातों को अधिक ध्यान देता था। यह बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। घर की छोटी-छोटी समस्याओं पर भी वो अपने भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 11 साल पुराने भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन राहुल और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति राहुल अपने भाभी की सुंदरता की वजह से उससे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि राहुल अपने भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह राहुल अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, राहुल तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही राहुल ने दरवाजा खोला और उसने एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगा दी और फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी राहुल को एक जोरदार घूंसा लगा दिया। राहुल ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, शीतल आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि राहुल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और शायद राहुल सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके लखनऊ के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर राहुल को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से लखनऊ की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और राहुल मुझे लगातार कॉल कर रहा था लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया शीतल जो यहाँ आ गई। अब तुम राहुल के पास तभी जाना जब वो राहुल उस डायन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर राहुल के पास किस चीज की कमी है? गोरखपुर में उसकी 2-3 प्लॉट है, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन गीता भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी शादी भी होने वाली थी, 7 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब राहुल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई निखिल अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। गीता ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद मैंने अपना फोन ऑन किया ही था कि राहुल का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म कर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने राहुल का फोन रिसीव किया तो राहुल ने कहा, शीतल तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही वापस घर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। राहुल के ये धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। इस बात की 3 महीने गुजर चुके थे। मैं राहुल का इंतजार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई अपने ससुराल पहुँच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन के इंतजार करती लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि राहुल मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की के उसे क्या जरूरत है? मैं राहुल को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वाले को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गीता की शादी के बाद मेरी ससुराल जाकर राहुल से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे गीता की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। गीता की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी का कार्ड भी
छप चुके थे। एक दिन मैंने राहुल का कॉल मिलाया और बोली, राहुल तुम शादी में नहीं आओगे? राहुल ने कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम नहीं कि शादी किसकी है। मैंने कहा 7 तारीख को गीता की शादी है। राहुल ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचाया। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। राहुल ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते हैं तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? राहुल ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन लखनऊ पहुँच जाऊँगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे राहुल ने गिफ्ट दिया था। उसे यह साड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद था कि राहुल दोपहर तक लखनऊ आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह फिर राहुल को फोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो राहुल आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक गीता खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं गीता की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जगने के बावजूद अगले सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज हुई और बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय नहीं निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार है तो क्या हुआ, उस राहुल और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे अपने ससुराल जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर राहुल को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब राहुल की ओर से कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और राहुल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। राहुल का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से राहुल की आवाज़ आई और रोता हुआ बोला, शीतल सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। राहुल ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर राहुल फिर से रोने लगा। मैंने कहा, राहुल क्या बात है, तुम्हें इतना रो क्यों रहे हो? राहुल ने कहा, भैया और भाभी की एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। राहुल के मुँह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन काटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम सच आ गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले राहुल के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों की इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई निखिल को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह की 5 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी सोनम की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग ऊपर वाले से दुआ मांग रहे थे। 4 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी काशीपुर घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले घर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थे। राहुल सुबह ड्यूटी चले जाते हैं और रात को ड्यूटी से लौटते समय हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपने जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर राहुल का बर्ताव भी बदल गया था। फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इस बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार जरूर हुआ था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी
तब घर में मेरे अलावा कुछ 3 ही लोग थे, राहुल और राहुल का भैया भाभी। मेरी जेठानी सोनम ही इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उनको ही देख रेख में होता था। लेकिन अब वही सोनम इतनी कमजोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में काफी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो यह खबर मैंने सबसे पहले राहुल को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपने भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वो बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि राहुल फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर सकती थी और राहुल की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। रात को राहुल ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपने भाभी के लिए जूस लेकर आता। खुद जाकर अपने जेठानी को जूस पिलाता और अपने कमरे में आकर मैं और राहुल खाना खाकर सो जाते। सुबह में देर से उठती, तब तक राहुल नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी ही खुल गई। राहुल को लगा कि मैं अभी नींद में ही हूँ तो उठा और कमरे से बाहर निकला। न जाने क्यों मैं भी पीछे के कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि राहुल सीधे अपने भाभी के कमरे में घुसा और उसके अंदर से दरवाजा बंद किया। मैं राहुल की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट गई। 25 मिनट बाद राहुल कमरे से आकर मेरे पास लेट गया। मैं राहुल की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर राहुल कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं सोनम पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सुलझ नहीं पाई। मुझे राहुल से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात को राहुल को सोनम के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरी एक गहरी नींद में सो जाने के बाद राहुल बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगों हाथे पकड़ने का मौका देख रखती हूँ। रात को राहुल घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला जाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं राहुल के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। राहुल जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 20 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। राहुल को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देखकर मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाना का पहला निवाला मुंह में डालते ही राहुल ने कहा, शीतल, मैंने कल ही ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? राहुल ने कहा, अब मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगा। खाना खाने के बाद राहुल जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी।
सुबह उठकर राहुल ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। राहुल के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के कमरे में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी राहुल का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैंने अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे राहुल और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगा। राहुल भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खानी है ये मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सोनम उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को राहुल खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार कर रही थी। मेरी गहरी नींद में होने के बाद राहुल उठा और अपने भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट के बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया। मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही राहुल ने कहा, तुम अभी तक लेटी ही हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा मुझे भूख नहीं लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था और मेरे पास लेट गए। जब राहुल अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वह सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल में कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। राहुल अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बैठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई गई साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतारकर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही राहुल अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा रूम में छुपा देती और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे राहुल का वही रूटीन नजर आता। राहुल अपने भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता है वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी मामी के ससुराल आए थे। एक दिन मैंने अपनी माँ को राहुल और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, शीतल तुम बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति है ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही लखनऊ के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तुम भी मैके आ जाना। मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी लड़की 1 महीने की हुई उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। सोनम की मौत से राहुल बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल की सगी माँ की डेड हुई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने राहुल का मूड देखकर उसे पूछ ही लिया। मैंने कहा, राहुल अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? राहुल ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई रमेश ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर दी। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। 11 साल पहले मेरे बड़े भैया ने सोनम से शादी की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सोनम भाभी के माँ बाप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी दौलत थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 7 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी नहीं रखा। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो मेरे गंदे कपड़े को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन सोनम भाभी अपने बेटी की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़े को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत की मुंह से वापस आ गया। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी
इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर राहुल मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही राहुल को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे राहुल जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब लखनऊ नहीं आऊंगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीजों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसले तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।